हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। मेमोरी कंसोलिडेशन के बारे में बात करेंगे और हिप्पोकैम्पस का उसमें क्या रोल है इसके बारे में बात करेंगे। तो मेमोरी कंसोलिडेशन होता क्या है? जैसे कोई भी चीज़ हमारी मेमोरी में जाती है जब, तो उसको टाइम लगता है परमानेंटली सेटल डाउन होने में। कंसोलिडेट मतलब एक सॉलिडिफिकेशन होने में टाइम लगता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो थोड़ा ऐसे एकदम से आपको चीज़ें याद नहीं होती है। मेमोरी आपको धीरे धीरे थोड़े दिन, थोड़े वीक्स, मे बी मंथ्स एंड ईयर्स, थोड़े टाइम में वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होती है और उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, इसमें एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की ओवर टाइम डेवलपमेंट के बारे में बात की है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है हमारे माइंड में या हमारे ब्रेन में, वो सडनली नहीं बनी है, उसको टाइम लगा है और धीरे धीरे ओवर टाइम वो कंसोलिडेटेड होती गई है। कंसोलिडेटेड मीन्स और ज़्यादा सॉलिड हो गई हैं जो मेमोरीज हमारे अंदर स्टोर्ड हैं। और उसको मे बी कुछ दिन लगते हों या वीक्स लगते हों, मंथ्स लगते हों, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से पर्टिकुलर मेमोरी को आप लर्न करने की या स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, जो न्यूरो साइंस बोलती है कि कंसोलिडेशन में एक्चुअली हमारे ब्रेन में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो कुछ न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और उस वो एक रीज़न है कि धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरीज कंसोलिडेट होती रहती हैं। अब जब कोई चीज़ कंसोलिडेट हो जाती है तो दैट मीन्स वो आपके मेमोरी में परमानेंटली स्टोर है। अब यहाँ पे मीडियल टेम्पोरल लोब का क्या रोल है? जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि मीडियल टेम्पोरल लोब अगर डैमेज हो जाता है तो कुछ ऐसी डिक्लेरेटिव मेमोरीज हैं जो रह जाती हैं, सारी जो है वो नहीं होती है डैमेज। जैसे जिस टाइम आपको जैसे हमने पढ़ा था, एक केस पढ़ा था एचएम का, कि जिस टाइम पर्टिकुलरली सर्जरी हुई या जिस टाइम डैमेज हुआ है एरिया ब्रेन का, उससे कुछ घंटों पहले तक की या कुछ साल एक पहले तक की मेमोरी ही सिर्फ डिस्ट्रॉय होती है, सारी मेमोरी नहीं जाती है। सो डैमेज टू मीडियल टेम्पोरल लोब डज नॉट वाइप आउट मोस्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव मेमोरीज। तो सारी मेमोरीज वाइप आउट नहीं होती हैं। और हिप्पोकैम्पस का उसमें क्या रोल होता है? हिप्पोकैम्पस स्टोर नहीं करता है मेमोरीज, हिप्पोकैम्पस मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है। तो जब कंसोलिडेशन चल रहा है, सपोज ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब आप कोई चीज़ देख रहे हो या सुन रहे हो या समझ रहे हो, वो आपकी मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, तो हिप्पोकैम्पस का वहाँ पे क्या रोल होगा? वो उसको कंसोलिडेट करने में हेल्प कर रहा है हिप्पोकैम्पस। और जो चीज़ कंसोलिडेट हो जाएगी वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। लेकिन सपोज डेली आपके हिप्पोकैम्पस के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें जाती हैं जो डेली वो कंसोलिडेट करता है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। सपोज बीच में किसी दिन ऐसा हुआ कि आपको चोट लग गई इस एरिया में और कुछ मेमोरीज ऐसी थी जो अभी भी कंसोलिडेशन जिसका चल रहा था, विच वॉज इन प्रोग्रेस, इन कंसोलिडेशन प्रोग्रेस, तो वो जो था वो डैमेज हो गया। अब वो वाली मेमोरीज जो लास्ट एक दो दिन की थी, जो वो अभी भी कंसोलिडेशन प्रोसेस में थी, वो आपके लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाई, यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन का काम कर रहा है। इसीलिए सारी मेमोरीज डैमेज नहीं हुई हैं, सारी मेमोरीज वाइप आउट नहीं हुई हैं, लेकिन जो कंसोलिडेशन के टाइम की मेमोरी थी, मे बी वो एक दिन पहले की हो चाहे वो 2 दिन पहले की हो, वो डैमेज हो गई हैं, वो वाइप आउट हो गई हैं। So, medial temporal lobe appears to support the process of forming new memories. The hippocampal region is critical for the consolidation of information in the long term memory. तो मीडियल टेम्पोरल लोब किस चीज़ में हेल्प करता है? आपकी नई मेमोरीज बनने में हेल्प करता है। और उसके अंदर जो हिप्पोकैम्पल रीजन है वो उसको कंसोलिडेट करने में हेल्प करता है। और ये एविडेंस कैसे पता चला है? क्योंकि जिनको भी रेट्रोग्रेड अमनीशिया हुआ है उनकी सारी मेमोरीज वाइप आउट नहीं हुई हैं, सारी मेमोरीज डैमेज नहीं हुई हैं, सिर्फ उतनी मेमोरीज डैमेज हुई हैं पुरानी वाली जो एक दो दिन पहले की हो डैमेज से या सर्जरी से, प्लस उनकी नई मेमोरीज नहीं बन रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो मीडियल टेम्पोरल लोब का नई मेमोरीज बनाने में रोल है, दूसरा जो हिप्पोकैम्पस है उसका कंसोलिडेशन में रोल होता है। ओके,
नाउ व्हाट माइट कंसोलिडेशन एंटेल एट अ न्यूरल लेवल। न्यूरल लेवल पे क्या होता है कंसोलिडेशन के टाइम पे? तो न्यूरल लेवल पे क्या होता है, कुछ एसोसिएशंस बनते हैं। एसोसिएशंस किसके बीच में? पहले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और जो नई इनपुट हमें मिल रहा है, उन दोनों के बीच में एसोसिएशन बनता है। सो हिप्पोकैम्पस उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, उस एसोसिएशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, इसलिए हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रह पाती हैं। सो द आइडिया इज दैट वन कंसोलिडेशन इज कंप्लीट, द हिप्पोकैम्पस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। और एक बार ही कंसोलिडेशन हो जाए, मेमोरी आपकी हिप्पोकैम्पस से होते हुए लॉन्ग टर्म मेमोरी में आके स्टोर हो जाए, तो फिर हिप्पोकैम्पस की उस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हिप्पोकैम्पस का काम इतना ही है कि वो कंसोलिडेशन करेगा, बाद में उसका कोई रोल नहीं है, तो फिर मेमोरी आपकी स्टोर हो जाएगी आगे जाके। अब इसके बाद एक सिंड्रोम की यहाँ बात करी हुई है जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, और उसके साथ इन्होंने डायएन्सेफेलिक एमनीशिया के बारे में बात की है। So the medial temporal lobe is not the only area of interest in human memory. Amnesia emerges from brain damage in other regions too. तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अगर सिर्फ मीडियल टेम्पोरल लोब को डैमेज होगा तो ही मेमोरी में फर्क पड़ेगा, और भी एरियाज इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मिडलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ डाईएन्सेफेलॉन। तो एक ये जो पार्ट है ब्रेन का जिसको हम डाईएन्सेफेलॉन बोलते हैं, उसमें जो मिडलाइन स्ट्रक्चर है वो भी एमनीशिया के कॉजेज हो सकते हैं। So the primary structures are the dorsomedial nucleus of the thalamus and the mammillary bodies. तो ये जो कुछ नाम है, आपको ये पर्टिकुलर नाम आपको ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नाम आपको इस पर्टिकुलर सिंड्रोम में मेंशन करने बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन से नाम है? एक तो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस एंड मेमिलरी बॉडीज, जिसकी फिगर इन्होंने दी हुई है जो हम देखेंगे अभी। डैमेज टू दीज मिडलाइन सबकॉर्टिकल रीजन्स कैन कॉज बाय अ स्ट्रोक। जैसे कोई स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, या बहुत ज़्यादा जिसको अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है, या ट्रॉमा हो सकता है। ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर रीजन को डैमेज हो जाए और हमें एमनीशिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। In the last half of 19th century, रशियन साइकेट्रिस्ट सर्गी कॉर्फोकॉफ, जिनके नाम पे ये अल्कोहलिज्म कॉर्फोकॉफ जो सिंड्रोम रखा हुआ है, रिपोर्टेड दैट एन एंटीरोग्रेड एंड रिट्रोग्रेड एमनीशिया एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म। तो एंटीरोग्रेड मीन्स आपको आगे का याद नहीं हो रहा है, और रेट्रोग्रेड मतलब पहले का भूल गया है। तो ये दोनों ही अल्कोहलिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादा देर अल्कोहल लेने से हमारे ब्रेन में कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, और विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से ये सिंड्रोम होता है जिसको कोर्साकॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। उससे हमारा कौन सा रीजन डैमेज होता है, जो हमने ऊपर एक बार पढ़ा था, वो रीजन है डाईएन्सेफेलॉन, जिसमें डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस और मेमिलरी बॉडीज आते हैं। तो ये पर्टिकुलर नाम आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एंटीरियर एंड लेटरल टेम्पोरल लोब पे। अभी तक हम मीडियल की बात कर रहे थे, अब एंटीरियर और लेटरल टेम्पोरल लोब है, इसका क्या रिलेशन है मेमोरी के साथ। यहाँ पे नियोकॉर्टेक्स के बारे में बात की हुई है कि नियोकॉर्टेक्स भी कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और ऐसा डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया है कि अगर नियोकॉर्टेक्स को डैमेज हो जाता है तो हमें एमनीशिया जैसी प्रॉब्लम होती है। So, in line with this proposal, amnesia can be caused by damage to the regions of neocortex. तो नियोकॉर्टेक्स जो एरिया है ब्रेन का, उसको डैमेज अगर होता है तो आइदर रेट्रोग्रेड एमनीशिया और एंटीरोग्रेड एमनीशिया, दोनों में से एक प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और जो एरिया है वो है टेम्पोरल नियोकॉर्टेक्स, जो मीडियल टेम्पोरल लोब के बाहर है, which is called temporal neocortex. So lesions that damage the lateral cortex of anterior temporal lobe near anterior pole lead to a dense amnesia that includes severe retrograde amnesia. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ब्रेन का जिसको हम लेटरल कॉर्टेक्स बोलते हैं,
लेटरल कॉर्टेक्स ऑफ एंटीरियर टेम्पोरल लोब, इसकी वजह से बहुत ही सीवियर रेट्रोग्रेड एमनीशिया हो जाता है। सीवियर रेट्रोग्रेड एमनीशिया मतलब कि हो सकता है किसी पर्सन को अपनी पूरी लाइफ ही भूल जाए। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, लेटरल कॉर्टेक्स ऑफ द एंटीरियर टेम्पोरल लोब। ओके, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि रेट्रोग्रेड एमनीशिया होने के बाद भी वो अपनी नई मेमोरी स्टिल वो बना सकते हैं, मतलब पुरानी मेमोरीज भूल जाते हैं बट दे कैन स्टिल फॉर्म न्यू मेमोरीज। उस टाइप के एमनीशिया को बोला जाता है आइसोलेटेड रेट्रोग्रेड एमनीशिया। तो जैसे सपोज अपनी पुरानी पूरी लाइफ वो भूल गए बट स्टिल जो आगे हो रहा है वो उनको याद रहता है। इट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द डैमेज ऑफ एंटीरियर टेम्पोरल लोब। तो ये वाला जो होता है आइसोलेटेड, ये एंटीरियर टेम्पोरल लोब के डैमेज से रिलेटेड है। Are these lateral and anterior regions of the temporal lobe the sites of storage of long term declarative memory? इसका मतलब क्या ये बनता है कि मतलब जो लेटरल और एंटीरियर लोब है, टेम्पोरल लोब है, इसका मतलब वहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है, तभी इनमें डैमेज होता है तो हम भूल जाते हैं। So the answer is maybe, but another view is that regions may be particularly important for the retrieval of information. तो या तो ये हो सकता है वो स्टोर करते हो, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि शायद मेमोरी रिट्रीव करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। हो सकता है मेमोरी कहीं और स्टोर होती है लेकिन जो रिट्रीवल का काम है वो ये दोनों पर्टिकुलर रीजन करते हैं, और जब इनमें डैमेज हो जाता है तो हम वो अपनी जो मेमोरी ऑलरेडी कहीं स्टोर्ड है उसको हम रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब मेमोरीज कहाँ स्टोर हो रही हैं। तो न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स यूज करी गई हैं देखने के लिए कि मेमोरी जो स्टोरेज है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ब्रेन में। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं, मतलब थ्रू आउट आपके नियो कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में अलग अलग रीजन्स में मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इट इज इन्वॉल्विंग द रीजन्स दैट ओरिजिनली एनकोडेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन and region representing information that was associated with the incoming information। तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एक पार्ट में मेमोरी सारी स्टोर हो जाती है, उस पार्ट को हटा दोगे तो आपकी पूरी मेमोरी उड़ जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपके पूरे ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे कॉर्टेक्स में मेमोरी, और कुछ पार्ट ऐसा है कि जिसको आप हटा दोगे तो वो रिट्रीव नहीं हो पाएगी आपकी मेमोरी, और वो पार्ट है लेटरल एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। अब आते हैं एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी में। एनिमल मॉडल्स मीन्स जो एनिमल्स के ऊपर जो स्टडीज हुई हैं, तो स्टडीज इन monkeys with lesions to hippocampus and surrounding cortex have been invaluable in learning about the contribution of medial temporal lobe। तो monkeys में इन्होंने लीजन्स किए थे। लीजन्स मतलब कि जैसे सर्जरी करके चेक करना होता है कि अगर हम डैमेज कर दें उस पर्टिकुलर एरिया को तो क्या फ़र्क पड़ता है। एनिमल्स पे क्यों रिसर्च की जाती है, ताकि उनके ब्रेन को स्टडी करके कोई ऐसा कुछ ऐसी डिस्कवरी कर सके जिससे वो एक मॉडल बना सके, मेमोरी का मॉडल। तो जैसे मंकीज़ पे करा था इन्होंने, रिसर्च करा था उनकी, उसकी ब्रेन पे डिफरेंट टाइप की सर्जरीज करके देखा था कि मेमोरी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये मेमोरी का मॉडल डेवलप करने के लिए, और मेमोरी और एमनीशिया का क्या रिलेशन है, ब्रेन के कौन से पार्ट से क्या लेना देना है, उसको वो सब जानने के लिए ये इस तरह से एनिमल्स का यूज़ किया गया था। तो ऐसे ही एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक मंकी के ऊपर किया था इन्होंने, और यहाँ पे मेन जो टारगेट था उनका ये देखने के लिए हिप्पोकैम्पस जो एरिया है वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है मेमोरी की फॉर्मेशन में, और उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं जिसको मीडियल टेम्पोरल लोब कहते हैं। तो मेमोरी डेफिसिट होने में, या जो चीज़ें हम भूल जाते हैं, जैसे एचएम का जो केस था, उन सब केसेस में कितना रोल है हिप्पोकैम्पस का। तो मतलब ये, इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ मीडियल टेम्पोरल लोब सिस्टम आर इन्वॉल्व इन एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मीन्स हमें जो इमेजेस की तरह याद है, उन चीज़ों में ये इन स्ट्रक्चर्स का क्या रोल है।
और यहाँ पे एमिगडेला की भी बात हुई थी। एमिगडेला भी एक पार्ट है हमारे ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम में आता है, कि उसका भी कोई इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं मेमोरी डेफिसिट में, क्या उसका भी कहीं ना कहीं रोल है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक मंकी में इन्होंने सर्जिकल लीजन्स किए थे, और सर्जरी करके जैसे किसी पार्ट को डैमेज कर देते हैं, और वो लीजन्स किए थे मीडियल टेम्पोरल लोब में और एमिगडेला में, और उसकी वजह से उसकी मेमोरी में बहुत इम्पेयरमेंट आई थी, तो मेमोरी प्रॉब्लम नज़र आनी शुरू हुई थी। तो बाद में ये जो इनका काम था, मॉर्टिमर मिश्किन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, इन्होंने कहा था कि द हिप्पोकैम्पस एंड द एमिगडेला बोथ आर दी, मतलब वो दोनों ही रिमूव करे थे इन्होंने मंकी के ब्रेन से। तो उन्हें ये दिखा था कि जो मेमोरी है उसमें काफ़ी इम्पेयरमेंट थी, और काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा था मेमोरी के अंदर, एमिगडेला से भी और हिप्पोकैम्पस से भी। और मिश्किन also found that in the monkey memory was impaired only if the lesion included the hippocampus and the amygdala। तो उन्होंने मेमोरी जो उसकी देखी थी मंकी की, वो इम्पेयर हुई थी, मेमोरी में प्रॉब्लम जो आई थी। इन्होंने सिर्फ कहाँ पे लीजन्स क्रिएट किए थे, हिप्पोकैम्पस में और एमिगडेला में। तो यहाँ पे ये चीज़ भी पता चली कि सिर्फ हिप्पोकैम्पस ही नहीं, एमिगडेला का भी रोल होता है कहीं ना कहीं मेमोरी फॉर्मेशन में। पर फिर यहाँ पे वो बात आती है कि जैसे वो पेशेंट थे आरबी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, उस केस में तो एमिगडेला के ऊपर तो कोई डैमेज हुआ ही नहीं था, वहाँ पे तो सिर्फ हिप्पोकैम्पस में डैमेज हुआ था। तो फिर उनको क्यों एंटीरोग्रेड एमनीशिया क्यों हुआ, जबकि उनका एमिगडेला तो नॉर्मल था, उनमें तो एमिगडेला में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो वहाँ पे सिर्फ हिप्पोकैम्पस में डैमेज करने से क्यों उनको एंटीरोग्रेड एमनीशिया हो गया था। तो बाद में स्टुअर्ट जोला और उनके कुछ कोलीग्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, और उन्होंने कुछ और सर्जरीज करी थी मंकीज़ के ऊपर, और जिसमें उन्होंने लीजन्स क्रिएट किए थे अलग अलग मंकीज़ पे, जैसे किसी में सिर्फ हिप्पोकैम्पस में करा, फिर किसी में दोनों पे करा, हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला में, और किसी में उसके आसपास के सराउंडिंग कॉर्टेक्स पे भी किया था। तो हिप्पोकैम्पस पे भी किया, एमिगडेला पे भी लीजन्स क्रिएट किए थे, और उसके आसपास के एरिया पे भी। तो ये सर्जिकली लीजन्स क्रिएट किए गए थे देखने के लिए कि अब अलग अलग चीज़ों से क्या फ़र्क होता है। तो उनकी ये फाइंडिंग्स थी कि अगर हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला के साथ साथ उसके आसपास के एरिया को भी डैमेज किया जाए तो मेमोरी लॉस बहुत सीवियर होता है। बट व्हेन द लीजन्स ऑफ हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडेला वर मेड बट सराउंडिंग कॉर्टेक्स वाज स्पेयर्ड, मतलब अगर सिर्फ हिप्पोकैम्पस पे करते हैं और एमिगडेला पे करते हैं सर्जरी, और उसके आसपास के कॉर्टेक्स को नहीं छेड़ेंगे, तो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एमिगडेला लीजन डिड नॉट इफेक्ट द मेमोरी। तो इसका मतलब ये है कि एमिगडेला जो है, अगर उसके आसपास के एरिया को डैमेज नहीं करोगे तो एमिगडेला के होने ना होने से मेमोरी पे कोई फर्क नहीं आएगा। मे बी इसीलिए जो पेशेंट थे आरबी, उनके केस में एमिगडेला का रोल नहीं नज़र आया था, क्योंकि उनके सिर्फ हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ था, और उनका सराउंडिंग जो कॉर्टेक्स एरिया था वो जो है वो स्पेयर हो गया था। बट यहाँ पे इस केस में वो कह रहे हैं कि जो हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला है, अगर उसके आसपास का एरिया छोड़ दोगे तो हिप्पोकैम्पस का जो एमिगडेला का जो लीजन है उसके होने ना होने से मेमोरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसके आसपास का एरिया भी डैमेज कर दिया तो एमिगडेला के ऊपर जो आपने डैमेज किया है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि हिप्पोकैम्पस तो है ही इन्वॉल्व, एमिगडेला तभी इन्वॉल्व होगा जब उसके आसपास का एरिया भी डैमेज होगा। अगर उसके आसपास का एरिया बच जाता है तो एमिगडेला का कोई रोल नहीं है। सो एमिगडेला कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम देन दैट सपोर्टेड द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मतलब इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं है। तो मेन रोल किसका हुआ, फिर हिप्पोकैम्पस का ही हुआ। फिर उसके बाद कुछ और इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, उन्होंने कुछ और इस तरह की लीजन्स क्रिएट किए थे। इस बार उन्होंने दूसरे एरिया चुने थे। तो इस बार जो एरियाज उन्होंने लीजन जहाँ किए थे वो था
पेरिनल एरिया था, इंटरहिनल एरिया था, पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया था, इन पे इन्होंने सर्जरी करी और फिर देखा कि क्या फर्क पड़ता है मेमोरी के ऊपर। तो how does this make sense in relation to RB's profound anterograde amnesia with damage to the hippocampus and not involving surrounding hippocampal? तो RB के केस में क्या था, सिर्फ हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ था, उसके आसपास का रीजन डैमेज नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द पैरा हिप्पोकैम्पल और पेरिनल एरियाज रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजुअल, ऑडिटरी एंड सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। जो ये वाले एरियाज हैं जो इन्होंने बाद में जिसके ऊपर सर्जरी की थी, जैसे पैरा हिप्पोकैम्पल हो गया, पेरिनियल एरियाज हो गए, इनका काम क्या है, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, विजुअल इन्फॉर्मेशन, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, सोमेटोसेंसरी मतलब जो हमें फील होता है स्किन से, टच के थ्रू, तो ये वो वाली इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस को भेजते हैं और हिप्पोकैम्पस उस इन्फॉर्मेशन को अदर कॉर्टिकल रीजन्स में भेजता है। तो ये एक तरीके से ये पाथ है पूरा कि पहले पेरी हिप्पोकैम्पल एरिया में जो इनपुट्स आएंगे वो इनपुट्स ये हिप्पोकैम्पस पे भेजेंगे, हिप्पोकैम्पस उसको बाकी कॉर्टिकल रीजन्स में भेजेंगे। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सपोज हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है या कोई ये वाला एरिया डैमेज हो जाता है पर्टिकुलर, तो कनेक्शन टूट जाएगा पूरा और कनेक्शन टूटने की वजह से मेमोरीज फॉर्म नहीं हो पाएंगी। तो समरी क्या निकली अब इन सब चीज़ों की? समरी ये है कि द डेटा फ्रॉम एनिमल्स आर हाईली कंसिस्टेंट विद द एविडेंस दैट patients such as RB and HM that implicates the hippocampal system in the medial temporal lobe and the associated cortex such as critical for forming long term memories। तो पहली तो चीज़ ये पता चली कि जो पेशेंट थे RB और HM, उनका जो मेन जो डैमेज पार्ट था वो था हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास का एरिया और मीडियल टेम्पोरल लोब, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। दूसरा चीज इन्होंने क्या बोली, लीजन्स दैट डैमेज द हिप्पोकैम्पस डायरेक्टली और डैमेज द इनपुट रिलेशन। तो जैसे हिप्पोकैम्पस अगर डायरेक्टली डैमेज हो जाए या उसका इनपुट आउटपुट रिलेशन है, इंफॉर्मेशन भेजने का जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाए तो भी मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकती है। तीसरी चीज क्या पता चली, एमिगडेला का कोई क्रूशियल पार्ट नहीं है मेमोरी में, एपिसोडिक मेमोरी में, ठीक है। सो इट इज नॉट अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एपिसोडिक मेमोरी बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल मेमोरी। इसका सिर्फ इमोशनल मेमोरी से रिलेशन है। Moreover, the animal data match well with those from amnesic in regard to prevention of short-term memory process। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रोसेसेस जो होते हैं जो मीडियल टेम्पोरल लोब से रिलेटेड है, वो चीज़ इनकी एनिमल्स जो इन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी करी थी उससे, और जो इनके पेशेंट थे एमनीशिया के, उन दोनों चीज़ में उन दोनों के ऊपर स्टडी करके इनको ये चीज़ एविडेंटली मिली। इस चीज़ का प्रूफ हुआ कि जो मीडियल टेम्पोरल लोब है वो प्रिजर्व करता है शॉर्ट टर्म मेमोरीज को, एंड देन द मीडियल टेम्पोरल लोब इज नॉट essential फॉर शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी प्रोसेसेस, और उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, मीडियल टेम्पोरल लोब का इतना ज़्यादा रोल नहीं है शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रोसेस। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी को आगे ट्रांसफ़र करता है हिप्पोकैम्पस पे, क्योंकि वहाँ पे उसको कंसोलिडेशन होती है उसकी, वो उसको स्टोर नहीं करता है। स्टोरेज से कोई मतलब नहीं है शॉर्ट टर्म मेमोरी के, या मेमोरी की प्रोसेसिंग से मतलब नहीं है। इट इज़ ओनली दैट मीडियल टेम्पोरल लोब कंसोलिडेशन में हेल्प करता है और कंसोलिडेशन के बाद ही मेमोरी जो है वो परमानेंटली स्टोर होती है। तो ये कुछ ऐसी फाइंडिंग्स थी जो पता चली थी दोनों पेशेंट्स की हेल्प से और प्लस जो एनिमल स्टडीज़ करी थी उनकी हेल्प से। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन इमेजिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।